हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में कि सेल क्या है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि सेल का समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आता है, फिर सेल का श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद टर्मिनल विभवांतर, सेल का निरावेशन, सेल का आवेशन, ये सारी चीज़ों को हम लोग सेल में ही पढ़ेंगे कि आखिर सेल का ऐसा क्या क्रम है, ऐसा क्या कंसेप्ट है कि हम लोग बढ़िया से समझ सकते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आप लोग समझाते हैं सेल क्या है। व्हाट इज सेल? सेल क्या है? देखिए, सेल एक युक्ति है, एक सिस्टम है, लिखा हुआ है कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे उसे क्या कहते हैं? विद्युत सेल कहते हैं। समझ गए ना, क्या कहते हैं? विद्युत सेल कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक सेल। समझिएगा, सेल क्या है? सेल यह है कि मान लीजिए कि जो उस सेल में रासायनिक ऊर्जा है वह आपका विद्युत ऊर्जा में बदल दे। क्या कर रहे हैं? विद्युत ऊर्जा में बदल दे। जैसे मान लीजिए कि हमको एक बल्ब जलाना है, और हमारे पास बैटरी है, तो बैटरी से आखिर हमको क्या चाहिए कि बल्ब जल जाए? तो कहिएगा सर, बल्ब को जलाने के लिए हमको इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए, मतलब विद्युत ऊर्जा चाहिए, क्योंकि जो बल्ब है वह विद्युत ऊर्जा से ही चलता है। तो हमको यदि बैटरी से विद्युत ऊर्जा मिल जाए, बैटरी से विद्युत ऊर्जा, तो हमारा सेल क्या होता है, मतलब कि बल्ब हमारा जल सकता है। तो वही लिखा हुआ है कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे उसे क्या कहते हैं? विद्युत सेल कहते हैं। तो सेल का काम यही है ना कि रासायनिक ऊर्जा को क्या करेगा? विद्युत ऊर्जा में क्या करेगा कि आपका चेंज कर देगा। फिर सेल का एक और काम होता है ना कि आपका विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में भी चेंज कर सकता है, मतलब कि स्टोर कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि बैटरी, आप लोग चार्ज देखते हैं ना कि बैटरी चार्ज होता है, तो बैटरी को हम इलेक्ट्रिक कर, मतलब बैटरी को हम लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं, बैटरी को हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तो क्या करता है? अपने अंदर स्टोर कर लेता है। तो बैटरी के अंदर जो एनर्जी रहता है ना वो आपका रासायनिक ऊर्जा में रहता है। समझ गए? बैटरी के अंदर जो ऊर्जा रहता है वो रासायनिक ऊर्जा रहता है। तो जो हम उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, मतलब उसको हम विद्युत ऊर्जा देते हैं, तो वह क्या करता है कि अपने अंदर स्टोर कर लेता है रासायनिक ऊर्जा में। जब हमको फिर जरूरत होता है, जब हमको जरूरत होता है कि नहीं अब हमको विद्युत ऊर्जा का जरूरत है, तो फिर बैटरी क्या करता है ना कि उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जिस वजह से आप लोग देखते हैं कि कोई बैटरी पे बल्ब जलता है, पंखा जलता है, तो बैटरी में से जो रासायनिक ऊर्जा है ना वो विद्युत ऊर्जा में चेंज कर देता है, जिससे बल्ब, पंखा, ये सब आदि जो सामान है जलने, मतलब चलने लगते हैं। तो वही, इसका ज़्यादा काम नहीं, बस समझिए कि यह एक सिस्टम है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है? स्टोर कर लेता है अपने पास। उसके बाद क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल, इसका ज़्यादा यूज है। सेल का विद्युत वाहक बल का यूज है। देखिए, विद्युत वाहक बल का इंग्लिश में मीनिंग होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF। इसका शॉर्ट में आप लोग कहीं नाम सुने होंगे इलेक्ट्रिक करंट में, इसका नाम होता है EMF। समझ गए ना, क्या होता है? इसका EMF नाम होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका काफ़ी चर्चा होता है विद्युत धारा में। तो सेल का विद्युत वाहक बल इसको सूचित करते हैं ज़्यादा इससे। समझ गए ना? देखिए क्या होता है कि संपूर्ण परिपथ में सेल सहित, परिपथ कहने का मतलब है ना कि आपके घर में जितना बिजली तार का कनेक्शन है ना, आप बैटरी सहित, मान लीजिएगा बैटरी लगाए हैं घर में, कि मान लीजिएगा लाइन कट गया, तो लाइन कट गया तो बैटरी पे हमारा क्या होगा? बल्ब जलेगा, पंखा चलेगा। तो उसी प्रकार का एक पूरा तार सहित, बैटरी सहित, वही होता है पूर्ण परिपथ। तो संपूर्ण परिपथ है सेल सहित इकाई आवेश के प्रवाह के लिए, ठीक है ना, सेल द्वारा प्रदान की गई आवश्यक ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। देखिए, सेल का विद्युत वाहक बल क्या है ना कि इकाई आवेश को, मतलब कि एकांक आवेश को, मतलब ऐसा आवेश जिसका परिमाण एक हो, तो एक आवेश को, मतलब वही इकाई आवेश को प्रवाह करने के लिए जितना एनर्जी सेल देगा, ठीक है ना, यदि उस एनर्जी से वह आवेश प्रवाहित हो जाता है, सिंपल सा कहे ना कि उस आवेश को प्रवाहित होने के लिए, कैसा आवेश? इकाई आवेश को प्रवाहित होने के लिए जितना एनर्जी चाहिए तो उतना एनर्जी सेल देता है, तो उस एनर्जी को कहते हैं सेल का विद्युत वाहक बल। समझ गए ना? उस एनर्जी को क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल। सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि इकाई आवेश को प्रवाह होने के लिए बैटरी द्वारा दी गई आवश्यक ऊर्जा को, या सेल के द्वारा दी गई आवश्यक ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, जो कि परिभाषा में लिखा हुआ है कि संपूर्ण परिपथ में सेल सहित इकाई आवेश के प्रवाह के लिए सेल द्वारा प्रदान की गई आवश्यक ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं।
इसे ई या जाई, ठीक है ना, इसको जाई पढ़ते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, इसको जाई पढ़ते हैं। इसका कम यूज होता है, जानते हैं क्या है, इसका सिंबल थोड़ा सा रेयर केस में मिलता है, तो इसीलिए इसको ई ज़्यादा यूज होता है, जाई से भी लेकिन करते हैं, तो ई या जाई से सूचित करते हैं। और यह एक अदिश राशि है, और विद्युत वाहक बल क्या है, अदिश राशि है। आप लोग एग्जाम में जानते हैं क्या होता है कि विद्युत वाहक बल का सूत्र पूछ देगा या तो राशि पूछ देगा, मतलब एक से एगो सवाल रहबे करता है, या तो फार्मूला पूछेगा ना, तो एक से एगो और कुछ सवाल पूछ देगा। तो याद रखिएगा कि जो आपका सेल का विद्युत वाहक बल होता है ना, चाहे सेल होता है, इसका उपयोग इसलिए होता है ना कि परिपथ में विभवांतर को बनाए रखे। जैसे मान लीजिए कि आपके लाइन घर में अभी बल्ब है, ठीक है ना, लाइन पे जल रहा है बल्ब, लाइन पे बल्ब जल रहा है, तो लाइन जब कट जाता है तो पूरा परिपथ में क्या होता है, परिपथ में विभवांतर खत्म हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि आपका बल्ब पंखा सब बंद हो जाता है, होता है ना। तो बताइए बैटरी काहे के लगाते हैं, बैटरी काहे के लगाते हैं कि जो हमारे तार में विभवांतर है, जो तार में हमारा विभवांतर है, जो तार में विद्युत धारा बह रहा है, उसको कंट्रोल करे, उसको उतना पिंका रखे, नियत रखे, क्या करे, नियत रखे। तो सेल का वही काम होता है ना कि आपके परिपथ में जो विभवांतर होता है ना, विभवांतर को बनाए रखने में, विभवांतर को मेंटेन रखने के लिए बैटरी का या सेल का यूज होता है। आप लोग देखते हैं कि आप लोग घर में कहते हैं, आप मम्मी पापा लोग कहते हैं कि इन्वर्टर लगा लीजिए। इन्वर्टर काहे के लिए कि जो आपके परिपथ में विभवांतर है उसको मेंटेन करके रखेगा, मतलब मेंटेन कर कहने का मतलब है कि जो बल्ब आपका जल रहा है, बल्ब लाइन कटने के बाद भी जलता रहेगा। तो सेल का यूज होता है कि विभवांतर को मेंटेन रखने के लिए, समझ गए ना, मेंटेन रखने के लिए। तो यह आपका विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है, E बराबर W बटा में Q, समझ गए ना, E बराबर W बटा में Q आपका सूत्र होता है। तो एग्जाम में सूत्र भी पूछ सकता है कि विद्युत वाहक बल का सूत्र क्या है, तो E बराबर W बटा में Q। यहाँ से इसका मात्रक देखें तो W का जूल हो जाएगा, आवेश का कूलम्ब हो जाएगा। फिर देखिए V, आप लोग को फार्मूला पढ़ाए थे स्थिर वैद्युतिकी में, V बराबर क्या होता है, V बराबर W बटा में क्या होता है, Q होता है। देखिए फार्मूला क्या है, सेम टू सेम है, तो इसको हम लोग वोल्ट भी बोल सकते हैं, तो जूल प्रति कूलम्ब, या इसको हम लोग वोल्ट भी बोल सकते हैं। तो विद्युत वाहक बल आप लोग याद रखिएगा कि एक अदिश राशि है, कैसा राशि है, अदिश राशि। आप लोग आगे बल देख के सदिश मत मारिएगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि ये आगे तो बल लगल है, हाँ बल हमारा सदिश राशि होता है, तो ये सदिश नहीं, विद्युत वाहक बल अदिश राशि होता है। क्या होता है, अदिश राशि। इसका ऐसा ही मात्रक हो गया। बीमा देख लीजिए, E बराबर W बटा Q, W का बीमा क्या होता है, W एनर्जी है, तो एनर्जी का बीमा क्या होता है, mL² T इनवर्स 2, आवेश का T हो गया, तो T ऊपर जाएगा तो पहले ही से -2 है, E जाएगा तो एक और -1 मिल जाएगा, तो -3 हो गया, -3 हो गया। E ऊपर जाएगा, ठीक है ना, E ऊपर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, A इनवर्स हो जाएगा, समझ गए ना। E आपका होता है विद्युत वाहक बल का बीमा। तो आप लोग पूरा समझ गए सेल क्या होता है, विद्युत वाहक बल क्या होता है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, सेल का आवेशन, निरावेशन, जो भी चीज़ है हम लोग देखते हैं। तो आप लोग जल्दी से ये वाला नोट कीजिए। तो अब देखिए, अब हम लोग को पढ़ना है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है ना, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है कि मान लीजिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस नामे में है, इंटरनल मतलब का आंतरिक, मतलब कि धारा अंदर प्रवाहित होगा तो उसके मार्ग में जो रुकावट पैदा होगा वह अंदर ही करेगा, तो उसी अंदर जो रुकावट पैदा करेगा ना उसी को बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। इसे लिखा हुआ है कि जब सेल के अंदर धारा बहती है तो विद्युत अपघट्ट के द्वारा धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। वही बात है, जब सेल के अंदर धारा बहती है तो उसके मार्ग में क्या होता है, रुकावट उत्पन्न होता है, तो उसी रुकावट को क्या कहते हैं, प्रतिरोध। इसका नाम आंतरिक इस वजह से पड़ा कि धारा कहाँ बह रहा है, सेल के अंदर, तो प्रतिरोध कहाँ लग रहा है, अंदर, तो इसी वजह से उसका नाम क्या हो गया, आंतरिक प्रतिरोध। तो यह है। हाँ देखिए, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है ना, यह किसी पे डिपेंड करता है, जैसे दूरी पे, एरिया पे, सांद्रता पे। तो यहाँ लिख दिए हैं कि जो आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वह आपका दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या होता है, समानुपाती होता है। एरिया का क्या होता है, विद्युत कर्मानुपाती होता है। सांद्रण का क्या होता है, समानुपाती होता है। विद्युत अपघट्ट के जो ताप को होता है विद्युत कर्मानुपाती होता है। तो आप लोगों से पूछना होगा ना तो रिजल्ट डायरेक्ट पूछेगा, एकरा में एने ओने कुछ मत सोचिएगा, जो आप लोगों को पूछना होगा ना डायरेक्ट पूछेगा कि
बताइए कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के क्या होता है, चाहे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल का क्या होता है, चाहे सांद्रता का क्या होता है, चाहे ताप के क्या होता है। पूछना हो तो डायरेक्ट पूछेगा, इसलिए इसको याद रखिएगा कि दूरी का समानुपाती होता है, एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सांद्रण का समानुपाती होता है, ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये वाला आपका रिजल्ट है। फिर उसके बाद यहाँ आइए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य है। मान लीजिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य है, मान लीजिए सेल के अंदर धारा बह रहा है, कोनो रोके वाला कोनो चीज हईवे नहीं कैल है। सेल के अंदर धारा बह रहा है, रोके वाला कोनो भी कारक नहीं है, कोनो भी कुछ चीज नहीं है। तो जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है तो उसको बोलते हैं आदर्श प्रतिरोध, मतलब सॉरी आदर्श सेल बोलते हैं, ठीक है ना, प्रतिरोध नहीं। यहाँ क्या होगा, आदर्श सेल आपका इसको बोलेंगे, ठीक है ना, क्या आदर्श सेल। तो आप लोगों से एग्जाम में भूलवा के पूछेगा कि आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। नहीं तो एग्जाम में अगर बोलेगा आदर्श सेल को परिभाषित करे तो लिखना पड़ेगा कि वह सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो उसे आदर्श सेल कहते हैं। एग्जाम्पल में ये वाला बना लीजिएगा। तो यह सारा चीज था आपका आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। अब यहाँ से आते हैं थोड़ा सेल का आवेशन निरावेशन देख लेते हैं कि हाँ सेल का चार्जिंग कैसे होता है, सेल का डिस्चार्जिंग कैसे होता है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों के सामने हम कुछ फिगर लिखे हैं। इस फिगर में क्या करेंगे कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट इसलिए कि जब आप लोग परिपथ में जब आप लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ यह कॉन्सेप्ट आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। मतलब जब आप लोग परिपथ में जब लोग विद्युत धारा निकालेंगे, प्रतिरोध निकालेंगे, तो वहाँ आपको क्या करेगा, ये सब हेल्प करेगा। जैसे देखिए कि हम लोग ए से बी जा रहे हैं, आप लोग ध्यान समझिएगा कि हम लोग ए से बी जा रहे हैं, मतलब इधर से हम लोग इधर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, इधर से इधर। तो यह हमारा क्या है, ई है, मतलब विद्युत वाहक बोले ही ना, बैटरी है, सेल है। तो प्लस ले माइनस, हम इधर से इधर जा रहे हैं तो सेल में क्या कर रहे हैं, प्लस ले माइनस जा रहे हैं, जा रहे हैं ना। सेल में क्या है, प्लस ले माइनस जा रहे हैं। तो जब सेल में हम लोग प्लस ले माइनस जा रहे हैं, क्या मतलब कि डिक्रीज कर रहे हैं, प्लस से माइनस जा रहे हैं, इसका मतलब कि डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रहा है। कमी हो रहा है तो इसका मान क्या मिलेंगे, माइनस में लेंगे, समझ गए ना। जब प्लस ले माइनस जाएंगे तो क्या मिलेंगे, माइनस में, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रहा है तो मान किस में लेंगे, माइनस में। अब देखिए एकरा में क्या है कि एकरा में अब मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं कि हम ऐसे जा रहे हैं, ठीक है ना, इस साइड। देखिए तो अब क्या हो रहा है, माइनस से कहा जा रहे हैं प्लस, समझ गए ना, माइनस से कहा जा रहे हैं प्लस। तो माइनस से अब देखिए इधर से इधर जा रहे हैं, कि आप लोग देख रहे हैं ना, हम इधर से इधर आ रहे हैं, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ोतरी हो रहा है। तो इस विद्युत सेल को क्या में लिखेंगे, प्लस ई में लिखेंगे। सिंपल सा लॉजिक है, जब आप लोग सेल में प्लस ले माइनस जाएंगे तो माइनस में लेंगे, जब माइनस से प्लस जाएंगे तब क्या में लेना है, प्लस में लेना है। मतलब जब इंक्रीज करेगा तो प्लस में, डिक्रीज करेगा तो माइनस में, सिंपल सा बात है। लेकिन एक में उल्टा लगता है। देखिए क्या कि यदि मान लीजिए कि हम ए से बी तक धारा जा रहा है, मतलब इधर से धारा आपका आई जा रहा है प्रतिरोध में, यहाँ बी तक पहुंच रहा है। यदि हम भी इसी के दिशा में जा रहे हैं, हम भी यहाँ से मतलब कि सॉल्व करते करते इधर से इधर जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं, तो इसका मान जानते हैं क्या मिलेंगे, माइनस, सॉरी एक के दिशा में होगा, ठीक है ना, तो माइनस में लेंगे, माइनस का आई आर हम लोग लेंगे, माइनस का आई आर जब एक के दिशा में होगा। तो हम मान लीजिए अभी धारा भी देखिए कहाँ जा रहा है, धारा भी इधर से इधर आ रहा है, हम जा रहे हैं इधर, कहाँ जा रहे हैं, इधर। तो धारा का दिशा एने है, ठीक है ना, धारा इसको कर लीजिए, धारा का दिशा एने है, हम जा रहे हैं इधर, मतलब उल्टा दिशा में। तो जब उल्टा दिशा में जाएंगे तो इस प्रतिरोध का मान किस में लिखना है, प्लस में, प्लस आई आर, समझ गए। जब धारा की दिशा में जाएंगे तो प्रतिरोध का मान किस में लिखना है, माइनस आई आर। और जब धारा के उल्टा दिशा में जाएंगे तो इस प्रतिरोध का मान किस में लिखना है, प्लस आई आर में। यही छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो आपको परिपथ के सवाल में मतलब कि सॉल्व करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लोगों के सामने देखिए क्या है, सेल का निरावेशन। निरावेशन कहने का मतलब है सेल का डिस्चार्जिंग। सेल का डिस्चार्जिंग कैसे होता है, यदि सेल का उपयोग हम लोग अपने काम में लेंगे तो उस समय क्या होता है, सेल का डिस्चार्जिंग होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको मोबाइल का बैटरी चार्ज है तो सेल मतलब मोबाइल का बैटरी क्या कहते हैं कि डिस्चार्ज हो गया। इसका मतलब क्या कि जो आपका बैटरी पहले से चार्ज था उसका यूज आप क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने काम में ले रहे हैं। इसका मतलब कि बैटरी से हम लोग धारा ले रहे हैं, बैटरी
बैटरी से हम लोग धारा लेंगे तो क्या होगा, डिस्चार्जिंग होगा। यदि बैटरी को हम लोग धारा देंगे तो क्या होता है, चार्जिंग। नॉर्मली केस में आप लोग एकदम जीवन काल में है, याद हो जाएगा। डिस्चार्जिंग मतलब क्या, यदि बैटरी से हम लोग विद्युत धारा लेंगे तो डिस्चार्जिंग, यदि बैटरी को विद्युत धारा देंगे तो चार्जिंग। वही आपका है यहाँ पर सेल का निरावेशन। निरावेशन का मतलब होता है डिस्चार्जिंग। से क्या समझते हैं, देखिए जब किसी सेल के धनात्मक टर्मिनल से विद्युत धारा ली जाती है तो उसे सेल का निरावेशन कहते हैं। वही बात है, जब धनात्मक टर्मिनल से विद्युत धारा लेंगे तो डिस्चार्जिंग होगा। इस स्थिति में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। आप लोग को पता है, यदि आप लोग सेल को विद्युत ऊर्जा देंगे तो वह रासायनिक ऊर्जा में स्टोर कर लेगा। यदि आपको फिर वह एनर्जी वापस चाहिए तो बैटरी क्या करेगा कि उस रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में फिर आपको क्या करेगा, दे देगा। तो डिस्चार्जिंग केस में क्या होता है कि बैटरी के अंदर एनर्जी होता है। बैटरी के अंदर क्या होता है, एनर्जी होता है। तो बैटरी के अंदर कौन सा एनर्जी होता है, रासायनिक ऊर्जा। तो रासायनिक ऊर्जा का में बदलेगा विद्युत ऊर्जा में, तभी ना हमारा बल्ब चलेगा, चाहे मोबाइल चलेगा। तो रासायनिक ऊर्जा हमारा विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, बदलता है डिस्चार्जिंग के केस में। तो वही यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। तो अब देखिए यह हमारा क्या है, सेल है, प्लस माइनस, इससे क्या है, धारा निकल रहा है। तो यहाँ से हम लोग कुछ रिजल्ट निकालेंगे। रिजल्ट कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लोग यहाँ से कुछ रिजल्ट निकालेंगे। इस पॉइंट पे विभव मान लेते हैं कि VA है, इस पॉइंट पे विभव मान लेते हैं क्या है, VB है। ठीक है ना, इस पॉइंट पे विभव VA है, इस पॉइंट पे विभव क्या है, VB है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो VA। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते 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 हमारा क्या बटाया, सेल बटाया। विद्युत धारा नहीं बटाया, विद्युत धारा तो बटाएगा, निकल रहा है, लेकिन हमको देखना है कि कुछ चीज़, ठीक है ना, कि मिल जाए। यहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते तार में हमको क्या मिला, सेल मिला। सेल में अब देखिए हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्लस ले माइनस। सेल में क्या हो रहा है, मान घट रहा है। सेल में क्या हो रहा है, मान घट रहा है। मान घट रहा है तो इसका मान किस में लेंगे, माइनस में। तो माइनस का ई देंगे। उसके बाद जब ही हम सेल से आगे बढ़ते हैं तो हमारा आंतरिक प्रतिरोध मिलता है। क्या मिलता है, आंतरिक प्रतिरोध। तो इस आंतरिक प्रतिरोध में जरा ध्यान से देखिए कि धारा कहाँ जा रहा है, धारा हमारा इधर जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, इधर से इधर। मतलब कि धारा इन्हें जा रहा है, हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं। डायरेक्शन उल्टा है। और जब डायरेक्शन उल्टा रहता है तो इसका मान का में बोले हैं लिखने के लिए, प्लस में, प्लस IR। तो यहाँ आपको लिखना है प्लस के IR। अब फाइनली हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, इस पॉइंट पर। तो हमको क्या लिखना है, VB लिखना है। अब उसके बाद क्या करना है, इसको बराबर कर लिए, ये दोनों को उधर ले जाइए। तो हमारा देखिए क्या होगा, VA माइनस का VB बराबर का E और माइनस का IR हो गया ना। अब VA माइनस VB को हम लोग मान लेते हैं कि इसके बीच का जो विभवांतर है क्या है, V है। क्या है, V है। तो VA माइनस VB को हम लोग V लिख देते हैं और यहाँ E और माइनस का क्या हो गया, IR। तो अब आप लोग यहाँ से यह बताइए कि V बड़ा कि E बड़ा। सोचिए आप लोग बताइए, V बड़ा है कि E बड़ा है। तो आप कहिएगा सर E बड़ा है। ई बड़ा है, क्या है, ध्यान से देखिए कि ई में से ई घट रहा है ना, तब इसके बराबर हो रहा है। नहीं घटता तो ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास 5 रुपया है और आप लोगों के पास 2 रुपया है। मेरे पास 5 रुपया है और आप लोगों के पास कितना है, 2 रुपया है। मेरे में से 3 रुपया घटाइएगा तब ना हम आप लोगों के बराबर होंगे। यदि मेरे में से 3 रुपया नहीं घटेगा तो हम तो आप लोगों से ज़्यादा हैं। तो वही यहाँ पर है कि यह IR एकरा में से घट रहा है तब इसके बराबर हो रहा है, और नहीं घटता तब क्या, नहीं घटता ही तब ई ज़्यादा होता। तो याद रखना है, सेल के डिस्चार्जिंग के केस में सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्या होता है, विद्युत वाहक बल ज़्यादा होता है। तो आपको यहाँ लिखना है, नोट में लिख लेना है। नोट में आपको लिख लेना है कि जो ई है आपका क्या होता है, V से बड़ा होता है। ठीक है, हिंदी में लिखने का मन होगा तो लिख लीजिएगा कि विद्युत वाहक बल। ठीक है, विद्युत वाहक बल ग्रेटर देन टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर।
देखिए वही बात है, देखिए हीट वाला, ठीक है ना, हीट वाला समझिएगा ना तो ध्यान समझिएगा, समझिए ना कि यह आपका पूरा समझिए ना कि मतलब कि स्थान है, यहाँ आग जल रहा है। आप लोग ध्यान समझिएगा, आप लोग को एग्जाम्पल समझाते हैं। मान लीजिए कि यह बैटरी नहीं आग का गोला है, यह बैटरी नहीं आग का गोला है। तो यहाँ से बताइए कि यदि हम आप लोग कहेंगे कि यहाँ हाथ रख के इसका तीव्रता मापिए, यहाँ हाथ रख के इसका तीव्रता मापिए, कितना गर्मी महसूस हो रहा था, कहेगा सर यहाँ से तो कुछ महसूस कम होगा। लेकिन हम कहेंगे कि जाके वह अगिया में हाथवा घुसा दीजिए, तब क्या होगा, हाथवा जल जाएगा। तो आपका यानी इसके पास जाइएगा एकदम नज़दीक, यानी एकरे में, तो इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा इसका मान। तो वही इसमें याद रखिएगा कि डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है कि इससे एनर्जी निकलता है। डिस्चार्जिंग केस में क्या होता है कि बैटरी से एनर्जी निकलेगा। तो आपका जब यहाँ आग का गोला मान लीजिए कि जलेगा, तो आग के गोला से क्या होगा कि यहीं से हीट जनरेट होगा। एकदम कॉपी पेस्ट करिए। यदि मान लीजिए यहाँ से आग का गोला रहता है तो यहीं से हीट का होगा, जनरेट होगा। तो आप जितने दूरी पर रहिएगा आपको हीट कम महसूस होगा। यहाँ हाथ रखिएगा तो हीट कम महसूस होगा। अब जाके पूरा आग के गोला में हाथ घुसा दीजिएगा तो क्या होगा, हाथ जल जाएगा। तो वहाँ क्या होगा, वहाँ आप लोगों को हीट ज़्यादा महसूस होगा इसके अपेक्षा। तो वही लिखवाए हैं कि आपका जो ई का यहाँ मान होता है ना, यहाँ से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो पूरा आप लोगों को याद हो गया होगा सेल का निरावेशन। अब आते हैं यहाँ सेल का हम लोग आवेशन देख लेते हैं, सेल का चार्जिंग। जल्दी फटाफट नोट कीजिए। देख रहे हैं कि अब क्या है, सेल का आवेशन। सेल का आवेशन है सेल का चार्जिंग। सेल का चार्जिंग क्या होता है कि जब सेल के धनात्मक टर्मिनल को हम लोग विद्युत धारा देंगे तो उस समय क्या होता है, सेल चार्ज होता है। सेल चार्ज क्या होता है बताइए, मतलब सेल का आवेशन क्या होता है, जब हम लोग सेल को खुद विद्युत धारा देते हैं कि ले तू चार्ज हो जाता है, तब क्या होता है, चार्ज होता है। वही बात यहाँ है कि जब सेल को धनात्मक टर्मिनल में विद्युत धारा प्रवेश करती है तो सेल का आवेशन होता है, ठीक है ना, सेल का आवेशन होता है। इस स्थिति में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है। जब विद्युत धारा देखिए जो होता है ना, एकरा में विद्युत ऊर्जा होता है। विद्युत ऊर्जा में क्या होता है, विद्युत धारा में विद्युत ऊर्जा होता है। जब हम लोग सेल को देंगे तो सेल क्या करेगा कि इस विद्युत ऊर्जा को अपने अंदर रासायनिक ऊर्जा में क्या करेगा, स्टोर करेगा। तो यहाँ लिख दिए हैं, जैसे देखिए कि यहाँ ए से मान लीजिए धारा आई जा रहा है, हाँ प्लस टर्मिनल में क्या करेगा, प्रवेश करेगा। तो इसी में हमको क्या करना है, कुछ रिजल्ट निकालना है। रिजल्ट देखिए कैसे निकलेगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा कि मान लीजिए कि इस पॉइंट पे हमारा विभव क्या है, वी ए है, इस पॉइंट पे हमारा विभव क्या है, वी बी है। चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं वी ए, आगे बढ़ते हैं तो प्लस ले माइनस घट रहा है, प्लस ले माइनस घट रहा है। इसका मतलब इसका मान किस में होगा, माइनस में हम लोग लेंगे। यहाँ पर माइनस ई होकर बाद देखिए फिर इसके बाद का आंतरिक प्रतिरोध। बताइए धारा भी एन जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, एन। तो मतलब जब दोनों एक ही दिशा में होता है, धारा भी एक ही दिशा में है और हम उसी दिशा में है, तो इसका मान किस में लिया जाएगा, माइनस में। क्या में, माइनस में। तो यहाँ लिखेंगे माइनस का आई आर और फाइनली हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, वी बी तक। तो बराबर में क्या लिखना है, वी बी। एक लाएंगे इधर तो आपका हो जाएगा वी ए और माइनस का वी बी बराबर का आपका हो जाएगा ई और प्लस का आई आर। वी ए माइनस वी बी हम मान लेते हैं कि इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, आपका वी है। तो हम यहाँ लिख देते हैं वी बराबर आपका ई और प्लस का आई आर। तो अब बताइए एकरा में वी बड़ा है कि ई बड़ा है। देखिए एकरा में कुछ जोड़ा रहा है तब इसके बराबर है, एकदम लॉजिक समझिए कि ई में हम लोग आई आर जोड़ रहे हैं तब भी के बराबर हो रहा है। जैसे मेरे पास मान लीजिए 10 रुपया है, आप लोगों के पास 12 रुपया है, तो मेरे में 2 रुपया जोड़िएगा तब आप लोग हम बराबर होंगे, और नहीं जोड़िएगा तो क्या होगा, आप लोग हमसे ज़्यादा हैं। तो वही एकरा में है कि एकरा में जोड़ रहे हैं ना तब इसके बराबर हो रहा है, और नहीं जोड़िएगा तो क्या होगा, ई वाला कम होगा। तो जोड़ रहा है तब इसके बराबर हो रहा है, नहीं जोड़ेगा तो क्या होगा, भी ज़्यादा होगा। तो इस केस में याद रखिएगा, नोट में आप लोग पूछता है कभी कभी, ठीक है ना, नोट में याद रखिए भी आपका क्या, भी आपका ई से क्या है, ज़्यादा है। यानी आपका यहाँ हिंदी में लिखने का मन होगा तो लिख लीजिएगा टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर इज ग्रेटर देन विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल
पूरा आप लोग समझ गए कि जब आपका सेल का चार्जिंग होता है तो टर्मिनल विभवांतर ज़्यादा होता है। अब याद कैसे रखेंगे, याद रखने का देखिए, मान लीजिए आपको कहीं क्या कहता है, मतलब कि कहीं गांव में आप लोगों का ट्रांसफार्मर लगा होगा ना, और आपके घर में करंट आ रहा है, तो कहीं घरवा में लाइन छुएगा तो बहुत छोड़ देगा, आपको क्या करेगा, छोड़ देगा। एगो माए आप गांव में ट्रांसफर लगा है ना, आप लोग के घर में लाइन आता होगा तो घरवा में तारवा छुएगा, मारेगा लेकिन छोड़ देगा। लेकिन आप जाके जहाँ ट्रांसफार्मर लगा है ना, ओकर जाके कुंडिया धरिएगा, कुंडिया धरिएगा मत, वरना अनर्थ हो जाएगा। बता रहे हैं कि आप लोग अपने घर में कभी आपको झटका लगा होगा तो छोड़ देता होगा, छोड़ता है ना, लेकिन जब आप लोग ट्रांसफार्मर में वहाँ जानते हैं क्या होता है, हाई ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हाई होता है, वहाँ धरने पर क्या होता है ना कि इतना ज़ोर से मारेगा कि कोनो पता नहीं रहेगा कि हम कहाँ से आए थे या कहाँ गए हैं। तो आपका जो टर्मिनल विभवांतर होता है क्या होता है, विद्युत वाहक बल से ज़्यादा होता है। मतलब कि इधर से कोनो लाइन आ रहा है, एकरा में जा रहा है, तो इस पॉइंट वाला जो होगा ना, वो विभव का मान ज़्यादा होता है, ज़्यादा होता है। आपको ट्रांसफार्मर के मान से बताइए दिए कि ट्रांसफार्मर से क्या होता है कि करंट जो होता है हम लोग घर में आता है, तो घरवा में क्या होता है, कम महसूस होता है, काहे कि पहले ही ना कुछ खपत हो जाता है, कहीं इन्हें उन्हें कौन दूसर खींच लेता है, इन्हें ख़त्म हो जाता है। ट्रांसफार्मर में भी जाकर छूइएगा ना तो बहुत तेज़ मारता है, छूना नहीं है ये सब, ठीक है ना, बहुत तेज लाइन मारता है वहां पर। तो बस आपको समझाने के लिए एग्जांपल दिए हैं। टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, विद्युत वाहक बल से क्या होता है, ज़्यादा होता है कि सेल के आवेशन के केस में। अब यहाँ से बस 2 केस बचा है, सेल का श्रेणी क्रम और सेल का समांतर क्रम। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है ना कि डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जाएगा कि सेल का श्रेणी क्रम में इसका रिजल्ट क्या होता है, हाँ सेल का समांतर क्रम में इसका रिजल्ट क्या होता है। तो बताते हैं जल्दी से, आप लोग इसको नोट कीजिए, बस उसी पर आते हैं सेल का श्रेणी क्रम पर। कि मेरे भाई अब पढ़ना है सेल का श्रेणी क्रम, ठीक है ना। सेल का श्रेणी क्रम क्या है, जिस तरह मैंने आपको पढ़ाया था प्रतिरोध का श्रेणी क्रम, प्रतिरोध का समांतर क्रम, फिर से आपको मैंने पढ़ाया था संधारित्र का श्रेणी क्रम, संधारित्र का समांतर क्रम, उसी प्रकार से आपको सेल का भी श्रेणी क्रम होता है। जानते हैं जितने भी सेल होते हैं ना, इनके समूह को बैटरी कहते हैं, ठीक है। 10-15 को सेल मिला दीजिएगा तो क्या होगा, बैटरी होगा। ओनली एक सेल को भी आप लोग बैटरी कह सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा सेल हो जाएगा ना, तो सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि श्रेणी क्रम संयोजन में एक सेल के एनोड को, मतलब एनोड कहने का मतलब प्लस, जो आपका सेल होता है तो सेल में आपका 2 होता है, एगो प्लस एगो माइनस। तो प्लस वाला को बोलते हैं एनोड और माइनस वाला को क्या बोलते हैं, कैथोड। तो यहाँ लिखा हुआ है कि श्रेणी क्रम संयोजन में एक सेल के एनोड को, मतलब एनोड को दूसरे सेल के कैथोड से क्या कहते हैं, जोड़ देते हैं। तो इस क्रम को क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इसी तरह आप लोग देखिए कि आप लोग का यहाँ सामने यह विद्युत वाहक बल दिखाई दे रहा है, एकरा सिरा पे प्लस है और एकरा सिरा पे क्या है, माइनस है। एकरो पे प्लस माइनस है, एकरो पे प्लस माइनस है। तो श्रेणी क्रम संयोजन उसको कहते हैं ना कि प्लस वाला माइनस से जुटेगा, माइनस वाला प्लस से जुटेगा, मतलब क्रम में रहेगा। क्या में रहेगा, क्रम में। प्लस वाला माइनस ले, माइनस वाला प्लस ले, तो इस क्रम को क्या बोलते हैं हम लोग, श्रेणी क्रम बोलते हैं। जैसे देखिए आप लोग का यहाँ प्लस माइनस है, तो माइनस वाला किससे जुड़ा, प्लस ले, फिर माइनस वाला किससे जुड़ा, प्लस ले। तो ऐसे ही जब जुड़ता है ना तो इसको बोलते हैं हम लोग श्रेणी क्रम। तो इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2, इसका प्रतिरोध R3। जब श्रेणी क्रम में जुड़ता है ना तो याद रखिएगा ना कि प्रतिरोधे के भांति कार्य करता है। मतलब आप लोगों को सिंपल बताते हैं कि आप यहाँ एक लिख सकते हैं, मतलब कि कंसेप्ट में कि आपका आंतरिक प्रतिरोध जो है ना, आंतरिक प्रतिरोध बराबर आप लोग सिंपल सा लिख दीजिएगा प्रतिरोध। मतलब आपका विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध का जो जोड़ घटाव होता है ना, जो जोड़ घटाव होता है वह आपका प्रतिरोधे के भांति होता है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोधे के भांति होता है। समांतर क्रम जानते हैं क्या होता है, समांतर क्रम में आंतरिक प्रतिरोध का जोड़ घटाव प्रतिरोधे के भांति होता है। लेकिन थोड़ा सा विद्युत वाहक बल का खेला बिगड़ जाता है, समझ गए ना। तो आप लोग को जो बताते हैं ना उसको बढ़िया से नोट में एक्सप्लेन करके लिख दीजिए कि श्रेणी क्रम में विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध का जोड़ घटाव प्रतिरोध के जोड़ घटाव के जैसा होता है।
बस आप लोग देखिए, आप लोग का नोट से तो आप लोग खुद तैयार करना होता है कि ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए। जो बोल रहे हैं उसको फोकस कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़े हैं ना, देखिए E1 E2 E3 तीन गो है ना सेल, ये तीनों को देखिए जोड़े हैं श्रेणी क्रम में, तो क्या होगा नेट क्या होगा E1 E2 E3 बस जोड़ देना है, हो गया। लइकन वाला सवाल है। अब देखिए R1 R2 R3 है ना, तो आपको जोड़ देना है R1 R2 R3 जोड़ देना है। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ एक नंबर में यदि n विद्युत वाहक बल, यदि n असमान विद्युत वाहक बल श्रेणी क्रम में हो, का में हो श्रेणी क्रम में, एकदम प्रतिरोधे वाला सारा रूल लगेगा, विद्युत श्रेणी क्रम में हो। तो यदि यह श्रेणी क्रम में रहेगा ना, तो आपका जानते हैं क्या होगा, ES बराबर आपका E1 प्लस का E2 प्लस का E3 करते 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 कहाँ तक आ जाएगा, आपका EN तक आ जाएगा। मतलब जो एगो रहेगा ना तो एगो लाइने से जोड़ देना है, तो लाइने से एकदम जोड़ देना है। प्रतिरोध में वैसा ही करना है, इसका आंतरिक जो प्रतिरोध होगा उसको भी जो घटा वैसा ही होता है। RS बराबर आपका R1 प्लस का R2 प्लस का R3 प्लस डॉट 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 प्लस आपका RN। श्रेणी क्रम में आपका विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध का जोड़ घटाव एकदम प्रतिरोध के भांति होता है। ठीक है, आप लोग यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट में गौरी याद रखेगा नोट में, ठीक है, नोट में याद रखेगा कि यदि n विद्युत वाहक बल समान हो, का हो समान हो, मतलब मान लीजिए कि विद्युत वाहक बल समान है, इहो ई है, इहो ई है, इहो ई है, तो जब विद्युत वाहक बल समान है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध समान होगा। तो याद रखिएगा जब विद्युत वाहक बल समान हो जाएगा तो आपका ES बराबर क्या हो जाएगा, NE हो जाएगा। अब कोनो कोनो के माथा में दर्द होगा कि सर ES बराबर NE कैसे हो गया। बाबू लोग यहाँ कहीं जगह है, बताते हैं, रुकिए, यही देखिए बीच में बताते हैं। ई प्लस का करते 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 ई लास्ट तक जोड़िएगा। ई कै गो है, n गो है, तो n गो है तो n लिखिए, कौन कौन रिपीट हो रहा है, ई, तो ई लिखिए। नहीं समझ में आया होगा तो 5 नंबर ये क्लास में प्रतिरोध का जोड़ घटाव बताए हैं, वहाँ जाके सीख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, समझ गए ना, वहाँ पूरा बढ़िया से बताए हैं। ES बराबर NE होगा, आपका RS बराबर क्या होगा, NE होगा श्रेणी क्रम में। जो मेरा प्रतिरोध वाला संधारित्र वाला क्लास देखे होंगे, ये उनके लिए चटनी होगा, चटनी। चलिए ये आपका हो गया। अब कहोगे श्रेणी क्रम समाप्त है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं समांतर क्रम, क्योंकि समांतर क्रम में जानते हैं क्या है, एक वैसा कॉन्सेप्ट है कि पूछ लेता है। अब कैसा है दिखाते हैं, जल्दी नोट कीजिए। लास्ट बचा हुआ है सेल का समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। देखिए सेल का समांतर क्रम या पार्श्व क्रम जो संयोजन होता है ना, तो एकरा में से क्या होगा कि आप लोगों का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट ना कि जो कि अचूक है, मतलब ऐसा है ना, क्या बताएं ना, समझिए कि अपने आप में सुपर लेवल है। आप लोग भी सुनिएगा तो हैरान होइएगा कि सर रियल में ऐसा हो सकता है, आप लोग को दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले समांतर क्रम में होता है कि आप लोगों को देखिए से प्रतिरोध में संधारित्र में पूरा बता चुके हैं कि समांतर क्रम का मतलब क्या होता है कि आपका प्लस वाला जितना मुंह होगा ना एक ओरे, और माइनस वाला जितना मुंह होगा ना एक ओरे। बस वहाँ भी यह बातें समझाए थे, यहाँ भी यह बातें समझा रहे हैं कि जो आपका देखिए एक में है ना, प्लस वाला जितना मुंह है ना एक जगह ज्वाइंट होगा, माइनस वाला जितना मुंह है ना एक जगह ज्वाइंट होगा। हाँ, इन सब के बाहरी को प्रतिरोध लगाए हैं, तो इस क्रम को बोलते हैं समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। तो अब देखिए इस विद्युत वाहक बल से यहाँ क्या है, मतलब E1 है, तो E1 से धारा कौन निकलेगा, I1, E2 से धारा कौन निकलेगा, I2, ई दोनों आके यहाँ से धारा मिलेगा तो क्या होगा, हमारा I हो गया। समझ गया ना, क्या हो गया, I हो गया। यही I यहाँ राउंड मारेगा। तो अब एक बार देखिए यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिखे हैं पैरेलल में कि EP का मान आप लोगों को निकालना है, मतलब EP मतलब जो हम समांतर क्रम में जोड़े हैं इसका कितना रिजल्ट आएगा निकालना है। तो यहाँ लिखे हैं E1 बटा में R1 प्लस E2 बटा में R2 गुना में क्या है RP, मतलब आंतरिक प्रतिरोध का पैरेलल में योग। तो आंतरिक प्रतिरोध का पैरेलल में योग मतलब समांतर में ऐसे ही होता है। तो आप लोग ओनली यह याद रख सकते हैं ना कि आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है ना, आंतरिक प्रतिरोध बराबर प्रतिरोध,
बस ई वाला। मतलब आप लोग को ऐसा याद रखना है ना कि जो आंतरिक प्रतिरोध होता है ना, इसका जो जोड़ घटाव होता है, चाहे श्रेणी क्रम हो चाहे समांतर क्रम में हो, इसका सेम टू सेम कौन लगता है? प्रतिरोधी वाला लगता है, सेम टू सेम। अंतर जानते हैं क्या होता है? अंतर आके विद्युत वाहक बल में हो जाता है। विद्युत वाहक बल भी काम करता है प्रतिरोधक जैसा, ओनली श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में नहीं करता है। क्या करता है कि जो आपका विद्युत वाहक बल है ना, इसका जोड़ घटाव प्रतिरोधक जैसा होता है काम में, ओनली श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में नहीं। समांतर क्रम में कुछ अजीब होता है। क्या होता है? अजीब होता है। मतलब कि E1 का प्रतिरोध कौन होता है? R1, तो डिवाइड करिए। E2 तो E2 का प्रतिरोध कौन है? R2, डिवाइड करिए। अब मान लीजिए 3 गो रहता तो आगे लिखते प्लस E3 बटा में R3, 4 गो रहता तो प्लस E4 बटा में R4। मतलब कि श्रेणी समांतर क्रम में कुछ जो इस तरीका का होता है ना कि हम भी परेशान हैं। अब क्या कर सकते हैं? रिजल्ट है तो आप लोगों को दिखवा रहे हैं। 1 बटा में RP बराबर क्या होता है? 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2। मान लीजिए यही आपका N को जुड़ा रहेगा, क्या गो? N गो। तो आप लोग यहाँ नोट में लिखवा दे रहे हैं, ठीक है ना? काम करेगा, बहुत ज़्यादा काम करेगा। नोट में आपको क्या लिखिए कि यदि N विद्युत वाहक बल, यदि N असमान, यदि N असमान विद्युत वाहक बल, यदि N असमान विद्युत वाहक बल समांतर क्रम में हो, क्या में हो? समांतर क्रम में हो, तो याद रखेगा कि जो एक 1 बटा में RP का मान आएगा बाबू लोग ना, तो आपका आएगा 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3। करते 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 कहाँ तक आएगा? आपका 1 बटा Rn तक आपका आएगा। मतलब आपका समांतर क्रम में जो कुछ इस तरह का आपका होता है, यदि यही सब समान रहता है, ठीक है ना? मान लीजिए कि आपका टोटल विद्युत वाहक बल समान है, चाहे आपको यहाँ लिखवा दे रहे हैं अलग से कि यदि सभी आंतरिक प्रतिरोध समान हो, 2 नंबर में, ठीक है ना? यहाँ 2 नंबर में लिख लीजिएगा। यदि सभी आंतरिक प्रतिरोध समान हो, यदि सभी आंतरिक प्रतिरोध क्या हो? यदि सभी आंतरिक प्रतिरोध समान हो, तो याद रखिएगा कि आपका RP बराबर क्या होता है? R बटा N। सेम टू सेम बाबू। देखिए जितना रिजल्ट है ना सब प्रतिरोध में लिखवा है, टोटली लिखवा है प्रतिरोध में। यदि समझ में ये वाला नहीं आ रहा होगा तो आप जाइएगा, ठीक है ना? जो पढ़ाए हैं वहाँ से आप लोग ये वाला समझ पहले प्रतिरोध वाला क्लास देख लीजिएगा, 100% समझ में आ जाएगा। वरना आप लोग थोड़े से समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना? गुना भागा जोड़ घटाव आता है तो आप लोग समझ गए कैसे हम लिखे हैं। एक बाद ये तो सारा कहानी खत्म हो गया। अब एक बाद स्टार्ट होता है कहानी विद्युत वाहक बल का, कि विद्युत वाहक बल यदि रहेगा तो कैसे करेंगे, ठीक है ना? उसका भी कहानी आप लोग देख लीजिए। पहले ये वाला जितना है नोट कर लीजिएगा, समझ गए ना? फिर मिटका रहे हैं हम यहाँ। देखिए आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं, बहुत अच्छा। मान लीजिए कि यह जो विद्युत वाहक बल है इसका मान E1 है, इसका E2 है, और ऐसे ही मान लीजिए कि 2-4 गो और जोड़ देंगे, E3 E4 E5 हमारा होगा। एकरा में क्या होगा ना, यदि मान लीजिए सबका मान जो समान रहे, सबका मान क्या है? समान है। सबका मान समान है तो क्या होगा? आखिर क्या होगा? नोट में यहाँ लिख लीजिएगा। नोट में लिख लीजिएगा कि यदि N समान विद्युत वाहक बल, यदि N समान विद्युत वाहक बल को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समतुल्य, ठीक है ना? समतुल्य विद्युत वाहक बल एक विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। एक विद्युत वाहक बल के बराबर होता है।
देखिए कहने का मतलब है ना कि मान लीजिए 50 गो सेल को, 50 गो विद्युत वाहक बल को सब सेमे है, काहे 50 गो विद्युत वाहक बल है वो काहे सेम है। यदि आप लोग उसको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं ना तो एक के भांति कार्य करेगा, एक के भांति। तो कहेगा सर जोड़ने से तो फायदा क्या है, समांतर क्रम में यही तो फायदा है। समांतर क्रम में तो यही फायदा है कि 50 गो भी विद्युत वाहक बल जिसका मान सेम है, यदि आप उसको समांतर क्रम में जोड़ देते हैं तो वह एक के भांति कार्य करेगा। ठीक है, एक के भांति कार्य करने का मतलब कि फिगर हम थोड़ा दिखा देते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। आप लोग यहाँ फिगर में दिखा देंगे तो आपके दिल का दर्द जो है ना वह समाप्त हो जाएगा। जैसे में देखिए आप लोग को यहाँ दिखाते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ से आपका प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ से आपका प्लस माइनस, यहाँ से प्लस माइनस, यहाँ से प्लस माइनस, यहाँ से प्लस माइनस, ठीक है। इन सब को ला के यहाँ पे, ठीक है, इन सब को ला के यहाँ पे जोड़ देते हैं और यहाँ पे ला के इसको जोड़ देते हैं, जोड़ दिए ला के। ये देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ई भी आपका ई है, ई हो ई है, ई हो ई है, ई हो ई है, ई हो ई है, सब ई है। तो ये काम में जुड़ा है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जुड़े हैं ना, जो इसका नेट पैरेलल वैल्यू आएगा वह आपका ई आएगा, समझ गए। पैरेलल में क्या आएगा, ई आएगा। मतलब आप लोग लाखों कहे ना जोड़ दीजिए, आप लोग लाखों समांतर क्रम में कहे ना जोड़ दीजिए, इसका मान ई होगा, ठीक है ना। लाखों आप लोग समांतर क्रम में जोड़ दीजिएगा ना तो इसका जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा ना वो आपका एक ही के बराबर कार्य करेगा, 10 के बराबर कार्य नहीं करेगा, एक ही के बराबर कार्य करेगा। तो यही था आपका, याद रखिएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ना वो आएगा आपका किरचॉफ लॉ से। हाँ जानते हैं किरचॉफ लॉ काफ़ी जहरीला है, तो नेक्स्ट वीडियो किरचॉफ लॉ ओकरा बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा खत्म। मतलब कि 2 गो अवरी वीडियो, करेंट का 2 गो वीडियो बस बचा है। पूरा कॉन्सेप्ट बढ़िया से आप लोग समझ में आ गया होगा कि हाँ इलेक्ट्रिक करंट कैसे पढ़ते हैं। तो क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, समझ गए ना, क्योंकि पूरा समझिए कि पूरा बेसिक से लेकर टॉप तक पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग सीखने में कोई परेशानी ना हो। यदि मान लीजिए कि फिर भी दिक्कत हुआ होगा, देखिए क्या होता है कि कुछ चीज़ आपको वो उसी टाइम समझ में नहीं आता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि सर अभी पढ़ रहा हमको अभी समझ में पूरा का पूरा आ जाए, नहीं, आप कम से कम 30-40% समझ गए ना तो काफ़ी है। कुछ दिनों के बाद जब आप लोग खुद रिवीजन कीजिएगा तो धीरे धीरे आ जाएगा। जब हम लोग भी पढ़ते थे ना तो समझिए कि उसी वक्त पूरा दिमाग में नहीं जाता था, घर पर जाते थे, सोचते थे, अध्ययन करते थे, फिर कुछ दिनों के बाद क्या होता था कि दिमाग में आता है कि नहीं ये चीज़ ऐसे वर्क करता है। तो मुश्किल से 30 से 40% दिमाग में जा रहा है, समझिए कि पूरा जा रहा है। फिर अगर आप काम करना चालू कर दीजिए 100% आप लोग समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।